ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। आई थिंक फॉर्मल एजुकेशन इज हेयर टू स्टे, इट विल बी इंपॉर्टेंट, बट मोर एंड मोर वो टेबल स्टेक बनता जाएगा कि वो तो करना ही है आपको। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। पेरेंट्स ऑल्सो दे रियली लाइक्ड म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूज़िक, बट दे डिडंट गेट अ चांस टू लर्न देमसेल्व्स। तो उनको था कि मुझे और माई यंगर ब्रदर, सो दोनों को उन्होंने इनकलकेट किया, क्लासिकल म्यूज़िक में इंट्रोड्यूस कराया। कि क्या एआई आने वाले टाइम में लेट्स से टीचर्स को रिप्लेस कर देगा? मेरा ये मानना है कि AI विल नॉट टेक योर जॉब, बट समवन हु इज़ यूजिंग AI इफेक्टिवली विल ना। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप यू स्टे मतलब अप टू डेट ना, एंड यू राइड द वेव। और जो भी लेटेस्ट टूल्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप एडुकेटर हैं, या आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, सो यू मस्ट स्टे अहेड ऑफ द कर्व। तो इससे पहला क्वेश्चन तो है कि आईआईटी रैंक 4 या फिर यूपीएससी में रैंक 58, 50। जो ज्यादा मुश्किल क्या है दोनों? So I think I keep getting asked this question, और दोनों का जर्नी काफ़ी अलग अलग रहा, राइट। ऑल्दो मेरे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे, इवन यूपीएससी में देवर फिजिक्स एंड मैथ्स, एंड आईआईटी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रहता है, बट व्हाट आई फेल्ट वाज आईआईटी का प्रिपरेशन वाज मच मोर, आई थिंक, स्ट्रक्चर्ड एंड लिमिटेड। एक सेट है, उसी में से आपको 11th और 12th 2 क्लासेस हैं, और उसी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 ही सब्जेक्ट है। सो इट इज़ स्टिल आई थिंक फाइनाइट, लिमिटेड, एंड एक सिलेबस को देख के आप कह सकते हैं कि ठीक है, इसको मैं 2 years में आई कंप्लीट दिस। बट यूपीएससी आई फेल्ट वाज एन अदर बॉल गेम ऑल टुगेदर, क्योंकि एक तो इट हैज़ ऑब्जेक्टिव, देन इट हैज़ सब्जेक्टिव एग्जाम्स ऑल्सो, एंड देन इट हैज़ इंटरव्यू ऑल्सो, राइट। एंड देन द मतलब extent of the syllabus is, the joke goes, as you know, is that everything under the sun, that is the syllabus, right? तो इतना नो मैटर आप कितना भी पढ़ ले, कितनी बुक्स कितने न्यूज़पेपर्स, कितने मैगजीन्स आप पढ़ते रहें, यू कांट बी श्योर कि जो मैंने पढ़ा है उसमें से कुछ पूछा जाएगा भी कि नहीं। सो आई थिंक दैट वेज यूपीएससी इज़ मच मोर, आई थिंक, वाइड एंड अनसर्टन। तो और उसके बाद जिस बोर्ड के सामने आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका उस दिन मूड कैसा है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ के बारे में, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो ऑल दीज थिंग्स मेक, आई थिंक, यूपीएससी मच मोर टफ एंड अनसर्टन। जैसे एक और इससे बात याद आ रही है, हम इससे डिस्कस कर रहे थे कि जो मैसिव अचीवमेंट है सिंगल डिजिट रैंक आईआईटी में लेना और फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस निकाल लेना, तो उस वक्त इतना जो फेम मिला था, जितना जैसे अभी अगर एक 30 सेकंड की क्लिप वायरल हो जाती है सडनली, तो उससे कितना ज्यादा फेम मिल रहा है। तो जो क्या स्क्यूड लगता है थोड़ा सा ये सब कुछ? हाँ, मतलब आई थिंक इट इज़ फनी, आई कीप टॉकिंग टू सम ऑफ द फ्रेंड्स, अभी जब से ये वायरल हुआ है वो एक रील के, 30 साल से इतना कुछ कर रहे हैं, थोड़ा घिसाई और भाग दौड़ चल रही है, पढ़ाई में भी, सर्विस में, और म्यूज़िक का भी कब से सीख रहे हैं, गा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। बट वो 30 साल की बजाय कब एक 30 सेकंड का क्लिप आपको सब तक लेके जाता है, और वो क्या चीज़ है जो क्लिक कर जाए, राइट। सो यू नेवर नो। सो बट इट्स अमेजिंग, मतलब जिस तरीके से द लव दैट्स बीइंग लाइक शावर्ड बाय एवरीवन। और मे बी वो कुछ लाइनें ऐसी थी कि वो सबको सब रिलेट कर पाए, और एंड दैट्स व्हाट क्लिक्ड। एक जैसे और चीज़ है कि यू डू वांट टू टेक अप म्यूजिक और लेट्स से सिंगिंग प्रोफेशनली, और या फिर की हॉबी ही रहनी चाहिए? सो आई थिंक मेरे लिए, लाइक आई सेड, सो म्यूज़िक का जर्नी बहुत अर्ली एज पे स्टार्ट हो गया था। सो आई वाज अराउंड, एक्चुअली आई वाज 3 years ओल्ड जब द फर्स्ट म्यूज़िक लेसन स्टार्ट हुआ। उसके बाद विद सम ट्रांसफ़र्स फादर का, तो वी ऑल्सो ट्रैवल्ड। तो उसके बाद व्हेन आई वाज 8 years तो वापस आए, और तब से फिर कंटिन्यू रहा वो जर्नी। एंड पंडित यशपाल, ही वॉज आगरा घरानाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट माइस्ट्रोज आर्टिस्ट, उनसे सीखने को मिला। और बहुत डांट भी पड़ती थी, मार भी पड़ती थी तो अगर आप नहीं करके आए ढंग से रियाज। सो बट आई थिंक दैट शेप्स यू, दैट एड्स अ लॉट ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। वो आपको
सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं, लाइफ के बहुत सारे लेसन्स वो चीज़ सिखाती है। तो सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। फिर उनके साथ जाना, जो भी परफॉर्मेंसेज होती हैं देश भर में और बाहर भी, उनको अकम्पनी करना। पीछे तानपुरा पे हम बैठते थे, स्टेज पे भी बहुत सीखने को मिलता था। कभी कभी स्टेज पे भी डांट पड़ जाती थी अगर अगर आप नहीं पिकअप कर रहे हो। सो एंड देन स्लोली देन ही इनकलकेटेड दिस थिंग दैट हाउ टू परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। तो वो परफॉर्मेंसेज भी, आई थिंक आई वाज 11 ईयर्स जब से उन्होंने स्टेज पे भेजना शुरू किया। और फिर आईआईटी के दौरान भी परफॉर्मेंसेस की। दिल्ली में बहुत कल्चर था। स्पीक मैके इनफैक्ट जो एक ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना होगा, तो वो प्रोफेसर किरण सेठ वाज आवर प्रोफेसर आईआईटी दिल्ली में। तो वो उनके साथ भी फिर हम ऐसे सारे कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज करते थे। तो कोई भी अगर बड़ा आर्टिस्ट आना है तो मैं बोलता था कि मैं उनको लेने चले जाऊंगा, अगर उस्ताद अमजद अली खान साहब आ रहे हैं या जाकिर हुसैन साहब आ रहे हैं, एंड उनके साथ कई मतलब उनको सामने बैठ के परफॉर्म करना देखना। सो दैट्स हाउ आई थिंक दिस जर्नी शेप्ड अप एंड आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग ऑल्सो। सो क्लासिकल म्यूजिक एंड semi classical, this has been a integral part of my life, right? So I always wanted to continue this seriously. तो पर मैं ये भी कहता हूँ कि anyone who wants to pursue their hobbies और passion, वो अगर आप उसको professionally चाहे कर सकें या नहीं, या करना चाहें या नहीं, but I think you should give time to it and grow. Okay. So Kashish, talking about music, so during UPSC prep, we all had I think everybody had a song, right? That, Right. And I used to just listen to one song again and again. So, right, which song is that for you? Or you used to just sing yourself? What do you used to do? Like, sitting alone, studying physics and maths, or maybe GS or history, and what song? Yeah, I think it was mostly क्लासिकल म्यूजिक के कुछ कॉम्पोजिशंस होती थी और रिकॉर्डिंग्स होती थी, सम ऑफ दोज व्हिच आई यूज्ड टू लाइक। और इट नेवर फेल्ट लाइक कि वो डिस्टर्बेंस हो रहा है, राइट? सो वो एक बैकग्राउंड में चलता रहता है। इट एड्स टू योर, आई थिंक आपके सबकॉन्शियसली इट सेटल्स देयर। और हाँ, ऐसे कुछ आर्टिस्ट हैं विच आई यूज टू लाइक, उस्ताद अमजद अली खान साहब का और शराफत हुसैन खान साहब, वो जो भी हमारे आगरा घराना के आर्टिस्ट बहुत सीनियर रहे हैं। तो that is something that I used to listen. Like during my time, I used to do Hari Prasad Chaurasia and उनकी भैरवी, right? जो बांसुरी बजाते हैं, वो तो बैकग्राउंड में चल रहा है, right? ठीक है ना? Right. So, like, do you had a playlist like that? What did you do? हाँ, मतलब exactly वही कुछ compositions और कुछ रागाज हैं जो सुनते थे। और बहुत सारे जो इंडियन जो योगा मास्टर्स हैं एटलीस्ट, वो यूएस में जाके उन्होंने नाम कमाया और भी गैप था वहाँ पे। तो अगर इसको म्यूजिक को कंपेयर करें तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कहाँ लगती है, इंडिया या फिर यूएस? नो, आई थिंक डेफिनेटली ये जो जर्नी रही है बहुत सारे आर्टिस्ट्स की, और उनको ग्लोबल रिकग्निशन मिलने के पीछे उनका परफॉर्मेंसेस यूएस में, यूरोप में, उसका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। सो मैं भी कहता हूँ कि आप अगर इंडिया में आपने कुछ भी, आप आर्ट में अपना नाम करना चाहते हैं या कोई भी साइंस में और टेक्नोलॉजी में, सो आपको यू शुड डेफिनेटली गो आउट, है ना? आप यूएस जाएं, यूरोप जाएं, वहाँ पे और सीखें कि वहाँ के आर्ट फॉर्म्स और वहाँ के जो टेक का वर्ल्ड है फॉर एग्जांपल, उसमें हाउ पीपल आर एक्सेलिंग, है ना? और उनसे आप चीज़ें अपने अप्लाई भी करें और वहाँ पे शेयर करें। तो आई थिंक वहाँ पे लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं, इवन दो उनको लैंग्वेज आपकी नहीं समझ आ रही है और आप कुछ इंडियन लैंग्वेज में वहाँ परफॉर्म कर रहे हो या करो, स्टिल दे विल, बिकॉज दे वैल्यू द म्यूजिक, राइट? वो तो रविशंकर है। हाँ, एग्जैक्टली, कितने वो ग्लोबल नाम बन गए क्योंकि यूएस में जाके वो नाम। करेक्ट। और उसके बाद फिर देन आप एक बार वंस यू आर रिकग्नाइज्ड, सो बट देन यू शुड कम बैक एंड मतलब शेयर योर आर्ट फॉर्म एंड लर्निंग्स विद एवरीवन इन द कंट्री। एक ना जैसे सवाल, जैसे अभी यू ट्राइंग टू बिल्ड एजुकेशन के लिए एआई, राइट? तो एआई के बारे में बहुत सारे जैसे डाउट्स हैं हमारे मन में खुद के, कि पहला तो जैसे डाउट ये कि क्या एआई आने वाले टाइम में लेट्स से टीचर्स को रिप्लेस कर देगा? सो आई थिंक ये बहुत सारे जो एक फियर और एंजाइटी है which I feel India में भी and globally, that AI will take up jobs and disrupt how people work. So उसमें I think मेरा ये मानना है कि AI will not take your job, but someone who is using AI effectively will, ना? तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप you stay
मतलब अप टू डेट है ना, एंड यू राइड द वेव, और जो भी लेटेस्ट टूल्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप एडुकेटर हैं, या आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, सो यू मस्ट स्टे ahead of the curve, है ना. So I think that is what really matters, और because the pace at which ये tools आ रहे हैं और disrupt कर रहे हैं every industry, so this is मतलब something that has never been seen before. So but I think what AI can definitely do is इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी, है ना, कि कैसे सर्विसेज जो हैं, चाहे वो एजुकेशन है फॉर एग्जांपल, अच्छे हाई क्वालिटी का कंटेंट, राइट, और हाई क्वालिटी 1-to-1 ट्यूटर्स, टीचर्स, तो वो दैट कैन बी गिवन डेफिनेटली बाय ये अफोर्डेबल भी उस सब चीज़ों को बना सकता है, वर्नाकुलर में हो जाएगा. इवन एडमिनिस्ट्रेशन वाइज कितनी सारी सर्विसेज हैं जो कि लास्ट माइल सिटीजन्स तक लेके जा सकते हैं. So I think all those benefits are something that we should definitely. जैसे अभी आप बिल्ड कर रहे हैं, तो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि यूजर कौन है और क्या बिल्ड कर रहे हो आप, और कौन यूजर उसका होगा, क्या आप देखते हो कैसे? So I think मेरा और हमारे जो साथ फाउंडर हैं अपूर्व, तो हमारा थोड़ा विजन ये रहा है हमेशा that we wanted to, because see, I think everybody here in the room, we were able to get good education, right, and get some very good opportunities, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या एज वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड सो ऑन, बट सबको वो अपॉर्चुनिटीज़ इन द कंट्री में नहीं मिल पाती हैं आज भी. सो आर आई थिंक एम इज़ टू हाउ कैन वी गिव बैक फर्स्टली, एंड उसमें especially how can we use AI especially for education to improve the quality, है ना, give 1-to-1 personalized education to everyone. क्योंकि आज भी जैसे आप देखते हैं कि हाई क्वालिटी ट्रेनर्स, इंस्ट्रक्टर्स एट अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट मिलना आज भी बहुत मुश्किल है ना. आप बड़े सिटीज़ में दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, चंडीगढ़, यहाँ पे आप स्टिल यू कैन हैव एक्सेस, बट एज यू गो फर्दर फ्रॉम द सिटीज़ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉलर टाउन, Tier 2, Tier 3 सिटीज़, तो और मुश्किल होता जाता है. सो बट थैंक्स टू दीज न्यू टेक्नोलॉजीज़ आप उसको एक्सेसिबल बना सकते हैं, मोर अफोर्डेबल यू कैन मेक इट. तो वो कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं. चाहे किसी स्टूडेंट को मैथ्स नहीं समझ आ रहा है, या कोई लैंग्वेज सीखना है, या अपना करियर ग्रो करना है, सो दीज ट्यूटर्स, दीज AI ट्यूटर्स कैन हेल्प देम. Okay. So इसमें एक और चीज़ थी. So one, you know we had the digital divide, right? And उसमें we saw the digital divide led to cybercrime. Now how do you see the AI divide playing in the same way, right? Because now the deepfakes and the voice perhaps even can be copied. Right. So how do you see that area? So AI based fraud detection, obviously, a lot of Right. People are, I think, working on that as well. But what else can you imagine or think that okay, these are the possible? I think it's a great question and a problem that is being faced, I think, by the industry. So एक तो with AI, rightly as you said, the divides that are coming in the society, right, which are sort of coming up and glaringly so is firstly is language, right. So as we know, most of the data जिस पे trained हैं ये models, they are in English, right. So हिंदी पे भी अभी कई models हो रहे हैं train, it's slowly improving, but ऐसी बहुत सारी languages हैं, regional languages और even dialects, जिन पे अभी you don't even have like bare minimum data, right. तो उसमें अभी भी उसकी जो क्वालिटी है रिस्पॉन्सेज की, और तो सो दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क. तो सो दैट एक्सटेंड्स द डिवाइड, कि जो कि इंग्लिश स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग लोग हैं उन तक तो वही सर्विसेज पहुंच जाएंगी, बट व्हाट हैपन्स टू द रेस्ट. सो दैट इज़ व्हाई आई थिंक अ नंबर ऑफ पीपल आर नाउ एंड न्यू स्टार्टअप्स आर वर्किंग टू सॉर्ट ऑफ ब्रिज दिस डिवाइड, और उन लैंग्वेजेस पे भी काम करना. Governments are also focusing कि how Indic languages पे more AI models can be trained. The other I think divide I see is bias, right? Okay. So उसमें because content जो है, अगर content मतलब आपके data में bias है तो वो AI model में भी creep कर जाएगा, right? So even if it is for gender bias or like pertaining to race or things like that, right? So those things also creep in into these models, and it is very difficult to actually tell, right? From how bias है कि नहीं. So this is a challenge which the industry is facing, but I think slowly as more and more people try to make these
models fair. So the idea is to sort of improve their responses. तो AI में एक सवाल बहुत बेसिक है जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं उसे यूजुअली, वो ये है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन में अगर AI आना शुरू हो गया तो व्हाट विल हैपन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि अब क्या गवर्नमेंट IAS हायर भी करेगी फिर? नहीं, आई थिंक IAS और जो सिविल सर्विसेज हैं, दे आर हेयर टू स्टे, बिकॉज आई थिंक स्पेशली इन इंडिया एक तो द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज सो हाई ना in the way administration has to be sort of executed on ground, right? From basic things like आपका law and order से लेके education, healthcare, agriculture, आपका urban, rural services जो देनी है, it is so complex कि you need a person, right, who has उसमें भी you need the empathy, right? A machine can make you efficient, improve the responses और ये सब ठीक है, but as an IAS officer you are expected to have empathy about the last mile citizen and put yourself in their shoes कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या problems face हो रही हैं. So I think उसके लिए you need a human being who is effective at that. And secondly I think एक ह्यूमन का जो होता है ना अकाउंटेबिलिटी, वो भी बहुत ज़रूरी है, राइट? आप बिकॉज मशीन ने AI ने कुछ गलती कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया और कुछ चीज़ कुछ फट गया तो वो तो कहेंगे मशीन हुज रिस्पॉन्सिबल, राइट? विच इज़ वाई हेल्थ केयर में आज इवन दो AI मॉडल्स आर वेरी गुड, लोग आज भी चैट GPT पे क्लाउड पे सब मॉडल से पूछते हैं पर्सनली कि व्हाट इज़ द डायग्नोसिस एवरीथिंग, बट ऑफिशियली these models वो सब जगह डिस्क्लेमर आता है कि इसमें एरर हो सकता है, प्लीज डोंट होल्ड अस रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज देयर इज सम लाइक अ ह्यूमन हैज टू बी एंड एन एक्सपर्ट हैज टू बी अकाउंटेबल एट द एंड ऑफ द डे. Because there are variations, right? Yeah, absolutely. And because let's say I have written that, okay, I have this problem, like this skin allergies, whatever, right? Now, the doctor will ask you a lot of multiple rounds of questions regarding that. Okay. Now the AI somehow is not doing that right now. Perhaps that's also true, and perhaps also the fact that doctor has seen that problem thousands of times in the same gene pool you are in, because he lives there, right? Right, Let's say. So he would basically have a lot of reflex actions in him, or Right, untrained data, which basically in his mind, okay, as we call it, Yes. and he would give you an answer based on all that. Okay. So in some ways it's a neural network only. It's maybe an LLM Right. only, which he has processed. And thought about Undocumented है भी. undocumented है, but he has done that, right? और जैसे लेकिन सर जैसे कि मुझे तो अब ऐसा लगता है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल जो अभी स्पीड चल रही है दुनिया में, अभी तो अनप्रेसिडेंटेड नहीं, आप कुछ भी सोचते हो, जैसे सर ने तो बोला अभी कि डॉक्टर के दिमाग में दे विल फाइंड अ वे टू एक्सट्रैक्ट इट मे बी अनदर 5 years. Correct. तो इसीलिए ये जो अनप्रेसिडेंटेड जो पेस है इस पर भी मे बी एक तो मुझे लगता है जो हम फ्यूचर इमेजिन करते हैं कि फ्यूचर ऐसा होगा, तो वो फ्यूचर एक स्टेबल एक हमारे एक मोनोलिथिक सी इमेज है. आई थिंक फ्यूचर का आइडिया ही स्टेबल नहीं है अब तो, इतना रैपिडली चेंज हो रहा है. एब्सोल्युटली. और वहाँ पे हम SF में थे लास्ट कपल ऑफ मंथ्स फॉर दिस इनिशिएटिव, तो एक बहुत अच्छी वहाँ पे सेइंग है जो चलती है वहाँ के जो स्टार्टअप्स और टेक वर्ल्ड में, दैट जो कि इवन बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर जिन्होंने बहुत कंपनीज बनाई हैं और स्केल किए हैं, वो सब कहते हैं कि वी डोंट केयर व्हाट यू बिल्ड लास्ट, ऑल वी केयर इज व्हाट यू आर बिल्डिंग नेक्स्ट. सो एवरीबडी इज, अगर कुछ उन्होंने बहुत बड़ा कुछ बना भी दिया है, किसी ने फेसबुक, एप्पल, गूगल, अमेजोन बना दिया वगैरह, वो हो गया है, अब अगला बताओ क्या कर. और इसमें सर बहुत एक तरह से जो हम डिस्कस कर रहे थे मैं मम्मी बैठ के कि जैसे ये जो पेस है पर्टिकुलरली, जो अभी वो बिल्ड करते जा रहे हैं और इंडिया रिसीविंग एंड पर है, वो बिल्ड करते हैं, हम रिसीव करते हैं, क्या वो गैप में हम कैचिंग अप के बजाय लाइक हम बहुत क्रेजी पीछे नहीं रहते जा रहे हैं? नहीं, अब इसमें अच्छी बात ये है, सिल्वर लाइनिंग है कि वहाँ पे भी इंडियंस ही बिल्ड कर रहे हैं ज़्यादा, तो क्योंकि आई थिंक अब ग्लोबली स्पेशली टेक में तो इंडियंस आर टेकिंग ओवर वेरी फास्ट. बट आई थिंक ऑन अ सीरियस नोट, जो टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे बन रही, डेफिनेटली आई थिंक US एंड जो बे एरिया है, दैट इज़ द स्टार्टअप हब ऑफ द वर्ल्ड, और वहाँ से लॉट ऑफ दीज इनोवेशंस कम अप, राइट? बट आई थिंक इंडिया के लिए जैसे हम अभी बात भी कर रहे थे कि कॉन्टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो टेक्नोलॉजीज़ आप सीधा ट्रांसलेट करके यहाँ पे नहीं चला सकते, राइट? देयर आर सो मेनी कॉन्टेक्चुअल इश्यूज, लेयर्स, प्रॉब्लम्स जो कि बहुत स्पेसिफिक है हमारे सोसाइटी, हमारे कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो उसके लिए वी नीड सोल्यूशंस जो
यहाँ लोकलाइज्ड हैं, यहाँ के कॉन्टेक्स्ट के बेस पे हैं, तो उसमें इनोवेशन का देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप विद इन द कंट्री। एक और जैसे जो बहुत बड़ा डाउट है कि अभी लाइक वी हैव अ किड है ना, छोटा है, Right. तो फॉर्मल एजुकेशन का कुछ है पॉइंट कि स्कूल वगैरह उसको भेजे के रहने दें? राइट, तो आई थिंक फॉर्मल एजुकेशन भी अब एज मोर एंड मोर स्टूडेंट्स कम इन द मेन स्ट्रीम, राइट, चाहे वो स्कूल्स हों चाहे कॉलेजेस में भी यही सवाल पूछा जाता है कि भाई वो डिग्री का एक्चुअल यूज़ है कि क्या है, सिर्फ एक स्टैम्प है, ठप्पा है। सो आई थिंक फॉर्मल एजुकेशन इज़ हेयर टू स्टे, इट विल बी इम्पॉर्टेंट, बट मोर एंड मोर वो टेबल स्टेक्स बनता जाएगा कि वो तो करना ही है आपको, यू नीड डेफिनेटली यू नीड अ डिग्री एंड दीज मेनी सॉर्ट ऑफ ग्रेड्स एंड मार्क्स। So it's will become like a hygiene factor. कि सुबह नहाए हो, ब्रश किया है, उस लेवल पे चला Right, जाएगा right. वो, rather than कि तुम बहुत awesome, smart लग रहे हो। एग्जैक्टली, और व्हाट मैटर्स इज कि व्हाट यू हैव डन ओवर एंड अबव दैट, आपने कौन से स्किल्स सीखे, आपको कौन से मतलब टूल्स चलाने आते हैं, आप कितने क्रिएटिवली आप कितने एक्टिव हो, And as you said कि what are you building next? what are you building next, right? So builders will be sort of driving the future. और चलो मतलब अभी तो फीस भरनी है तो उसमें फीस भरे के रहने दें। नहीं फीस तो भरी है, बट उनको बिल्डर भी बनाइए। एक और भी सवाल था सुखदीप, हम जैसे we were discussing this, तो वो पूछ रहे थे, wanted to ask कि are you married? हाँ जी, ये मुझे बहुत सारे क्वेश्चन उसके, इनफैक्ट मैं वही हंस रहा था कि अभी तक किसी को कोई ज़्यादा इसमें क्यूरियोसिटी नहीं थी, पर वो 30 सेकंड की रील के बाद बहुत क्यूरियोसिटी हो गई है। सो बट द आंसर इज नो। ओके नो, सही है, ठीक है भाई जो सुन रहे हैं। जैसे एक यूपीएससी के चक्कर में एक तो है हमारे देश का अभी जो शादी करने का रेट तो काफी कम हो गया। Right. जो अभी हमारा जो पर वुमेन जो पर वुमन अगर जो हम वो देखते हैं जो किड्स, वो भी ड्रास्टिकली इट हैज फॉलन, और पिछले मतलब 3 दशक में ऑलमोस्ट फ्रॉम 6 to 2 आ गए। हाँ, और मतलब आने वाला टाइम में खैर विल बी द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री फॉर अ व्हाइल, बट हाँ लेकिन बहुत तेजी से एकदम से ब्रेक लग गई। लास्ट 10 साल तो बिल्कुल रुक ही गए, बिल्कुल स्टॉप, पॉपुलेशन ग्रो ही नहीं हो रही। वो तो हाँ आई गेस एम्बिशंस का मुद्दा तो है ही, करेक्ट कि क्रेजी एम्बिशन। सर ऐसे कि आई गेस एक और मेरे को सवाल मन में था कि ये यू ग्रू इन पंजाब एंड एक पंजाबी फैमिली, तो आगरा घराना कैसे एक ये चॉइस है? डिड द टीचर चूज यू और डिड यू चूज द टीचर? No, I think this is also interesting story कि I belong to Punjab and यहीं I grew up, and my parents also they really liked music or classical music, but they didn't get a chance to learn themselves. तो उनको था कि मुझे और my younger brother, so दोनों को उन्होंने inculcate किया, classical music में introduce कराया। So incidentally जिनसे हमने सीखा, पहले प्रोफेसर हरविंदर सिंह ही यूज्ड टू टीच हेयर इन चंडीगढ़ ओनली, तो उनसे पहले सीखा कुछ साल, और फिर उनके जो गुरु हैं पंडित यशपाल जी, उनके पास वो लेके गए, तो वो आगरा घराना के बहुत सीनियर लोगों से सीखे हुए थे, तो उन्होंने वही सारी तालीम उस तरीके से ली थी। और उस्ताद विलायत हुसैन खान साहब से, यूनुस हुसैन खान साहब से, और उस्ताद शराफत हुसैन खान साहब से, तो उनका जो वो पूरा लेगेसी था आगरा का, वो हमें उससे सीखने को मिला। And so that is a great privilege also, and but also a responsibility कि आप और ये बहुत रेयर होते जा रहे हैं ये आर्ट फॉर्म्स, तो इट्स लेगेसी दैट आई वांट टू लाइक कैरी फॉरवर्ड। और अभी कुछ जो सीरियस सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उनको सिखा भी रहे हैं, ताकि सो दैट दीज आर्ट फॉर्म्स कैन कंटिन्यू। आई गेस कि जो थोड़ा और अगर प्रमोट होगा एंड लेट्स से, क्योंकि एक तो वो लगता है ना कि ओके सिर्फ मुझे अगर आईआईटी या आईआईएस या फिर आईएम परस्यू करना है तो बाकी सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी, राइट। बट लेकिन आई थिंक यू सेट द मे बी द रिकॉर्ड स्ट्रेट कि नहीं, कि सब कुछ पैरेलली भी किया जा सकता है। या एंड उसमें ये है कि ऑफ कोर्स कुछ भी ऐसा प्लेट पे रख के सर्व नहीं किसी को मिलता है, मतलब ऑल दीज अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, या आपको कोई आर्ट फॉर्म सीरियसली परस्यू करना है, या आपको कोई सर्विसेज में लीड करना है अपना प्रोफेशन एंड सो ऑन, तो आपको उतना ही मल्टीपल टाइम्स आपको उसमें मतलब एफर्ट करना पड़ेगा, राइट। सो लाइक आई वाज सेइंग कि हमारा आईआईटी का टाइम वो 4 साल कब निकले तो कुछ मतलब पता ही नहीं चलता, बिकॉज इतना सुबह से शाम रात आप बस दौड़ रहे हो, क्लासेस,
फिर वो यूपीएससी की तैयारी और म्यूज़िक, और तो वो पूरा इतना भागदौड़ करना पड़ता है. बट आई थिंक इट इज़ वेरी फ्रूटफुल, और आपको इट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग कि आपको अगर कोई बाहर से आपको मेडल ना भी पहनाए, बट जब आपको कोई चीज़ आप करते हो ओवर एंड ओवर अगेन एंड यू फील द ग्रोथ, सो आई थिंक दैट फीलिंग इज़ वेरी रिवॉर्डिंग. So Kashish, इसमें so what qualities that you learn in classical music, right, which have hold you in good stead, right? Maybe for IIT, right? Because it started way before, right? And at the same time helped you later on, while as an administrator, right? After you cleared, as an administrator also, right? How did you feel that okay, these value systems or these qualities that was inculcated in me, drilled in me, right, hold me in good stead? So what would you think was? So yeah, I think any creative art form, for that matter, and especially music and classical music, because ये बहुत first principle से आप सीखते हो, और fundamentals, which is like a meditative process also. आपको बहुत समय एक ही नोट पे फोकस करना पड़ता है, कंसंट्रेट करना होता है. And but it's true for I think other art forms also, could be dance, theater, painting, because आप बाकी सब दुनिया छोड़ के, भूल के, आप एक चीज़ अगर वो पेंटिंग बना रहे हैं तो फिर आपको और कुछ याद नहीं रहता है, राइट? आप जो चीज़ बना रहे हो आप उस पर यू आर लाइक यू हैव ऑल योर अटेंशन देयर. या आप थिएटर कर रहे हो, सो यू आर फुली इन योर कैरेक्टर. सो आई थिंक दैट हेल्प्स फोकस योर कॉन्सेंट्रेशन ऑन वन थिंग. तो वही जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होती है, तो जब आप किताब खोल के पढ़ भी रहे हो, तो रादर देन वो 2 घंटे की बजाय आप हाफ एन आवर में ही आप वो कंप्लीट कर सकते हो, राइट? सो आई थिंक दैट रियली हेल्प्स. And so how many hours a day you used to practice? So I think it used to vary again depending on एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, या आप कहाँ पे कोई आपको ट्रैवल कर रहे हो एंड थिंग्स लाइक दैट. बट द आइडिया वाज कि जब भी टाइम जहाँ भी मिले, राइट? सो इस पे भी वी यूज्ड टू फील के पूरा तैयार व्यार होके और अपना तानपुरा लेके और एक तरीके से बैठ के अब इस ये वाला रूम में, उसको रियाज रूम होगा, उसमें ही बैठ के आपको करना है ना. सो दैट यूज्ड टू बी द इनिशियल थॉट कि मैं ऐसे उसको पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करेंगे. बट देन हमारे गुरु उन्होंने कहा कि अभी आप स्टेज पे नहीं बैठे हुए हो, ठीक है, कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो, आप अपने प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है ना. तो उसमें आप इन चीज़ों में मत पड़िए कि मुझे फॉर्मेलिटीज़ जो होती है कि मुझे बहुत बन ठन के या बहुत फॉर्मली ये सब चीज़ें करना है. कहते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही रूम में वहीं पे बैठ के कर सकते हो. आप हो सकता है कहीं बाहर हो, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो कभी, या ये नहीं कि सिर्फ सुबह के टाइम ही. इट इज़ ग्रेट अगर आप सुबह करते हो तो आपका योर वोकल कॉर्ड्स गेट स्ट्रेंथन, आपको इट हेल्प्स. बट अगर आप सुबह टाइम नहीं मिला आपको, रात को, तो मैं भाग दौड़ के कॉलेज में द मोमेंट आई यूज्ड टू लैंड बैक इन द रूम तो 12 मिडनाइट हो जाता था एवरी डे, मतलब मोर और लेस होता था. तो फिर 12 o'clock मैं अपना प्रैक्टिस शुरू करता था. कई बार वो आसपास वाले रूम वालों को परेशानी होती थी. बट दैट्स इट. I think they would have got used to it after some time, right? अगर आई गेस कि ना कि हमने ना मेलोडियस लोग सुने बहुत कम है. and if it's melodious I guess तो it might be a pleasure कि भाई पड़ोसी में कोई अच्छा गाना. That used to be my defense. नहीं, so नहीं, वो मेरा डिफेंस होता था कि भाई मैं अच्छा तो गा रहा हूँ. नहीं, उसमें ये प्रॉब्लम ये होती है कि फर्स्ट डे बहुत अच्छा लगता है कि बढ़िया गा रहा है तू, ठीक है ना. बट अगर लाइक वो चले ही जा रहा है पूरे साल, तो देन यू right okay, so then it becomes, so then you know कशिश. हाँ, तो ऐसा होता था कि दोस्त बोल रहा है कि यार ये वाला नया बॉलीवुड सॉन्ग आया, ये गा के सुना आज. हाँ, मतलब इनिशियली तो आई यूज्ड टू, मतलब आई लर्न प्योर क्लासिकल सीखा, तो राग सीखे, ख्याल जो कंपोजिशंस होती हैं. सो मैं ऐसे परफॉर्मेंसेस भी सिर्फ वही होती थी. और कभी कोई बैठे हैं, कोई फ्रेंड्स या कोई म्यूज़िक के शौकीन हैं, तो वो बोलेंगे कुछ सुना दीजिए, तो मैं एक बंदिश सुना दिया इस राग में, ये सुना, तो वो सुनते थे बहुत पेशेंस से. और फिर एंड में कहते थे कि बहुत अच्छा गाया आपने, पर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप कोई फिल्म का सुना दें तो बहुत अच्छा रहेगा. तो देखा आपके इंस्टाग्राम पे वो बी पराग के साथ भी गाना लगा हुआ है. राइट. हाँ, तो वो अभी उनके साथ लास्ट ईयर हमने एक रिलीज़ किया था. बट दैट वाज आल्सो पुरानी ठुमरी एक थी, उस साथ बड़े गुलाम अली खान साहब ने गाई हुई थी, याद पिया की आए. उसको थोड़ा कंटेम्प्रेरी वर्जन, उसका कंटेम्प्रेरी फॉर्म में कर सकते हैं रेडिशन. हाँ, मतलब 1-2 लाइन कुछ आपको सुना सकते हैं. So I'll pull out the instrument.
तो ये एक पुरानी चीज़ है, ये भी पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की लिखी हुई थी और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने भी इसको गाया था, उनके अंदाज़े करम। और उसमें से ये कुछ लाइंस थी जो मैंने गाई थी, तो वो मैं सुना देता हूँ। और उसका एक और कपलेट भी है बेसिकली, तो उसके जो बोल हैं कि ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, उम्र गुजरी है मगर दर्द ना जाना दिल का। ये यूपीएससी के डेडिकेटेड I think it's a good fit for for UPSC exam also. Correct. ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, उम्र गुजरी है मगर दर्द ना जाना दिल का, उम्र गुजरी है मगर दर्द ना जाना दिल का, उनके अंदाज़े करम पे वो आना दिल का। थैंक यू। Have you ever, like read Fez or राइट। so any if you हाँ, उनका भी फैज़, उनका एक सुना, मतलब वन ऑफ माई फेवरेट्स जो हैं गुलों में रंग हाँ 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 भरे, तो वो आई कैन सिंग। सो ये गुलों में रंग भरे बादन व बहार चले। सारे मागा गा सानी नी धासा, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। थैंक यू, थैंक यू। देयर वाज अ मूवी कॉल्ड जब वी मेट, उसमें गाया गया था, वो राशिद खान साहब ने गाया था। मे बी आई कैन, आओगे जब, तो उसका, हाँ उसका आई कैन सिंग अ फ्यू लाइन्स। हाँ ओके।
आओगे जब तुम ओ साजना, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे. Thank you. Oh. Thank you. But it's great to see so much multifaceted talents in house जो आपके हैं. हाँ, सुना रहे हैं कुछ? हाँ, you're meeting. हार्दिक. के दरिया का हो एक सिरा, के अरमानों का सिलसिला, के सहरा में दिया बसा, मेरे जैसा तू आहटे हो रही तेरी दिल के दर पे, तू यही है कहीं ना कहीं. Very nice, very nice. Yeah. Amazing. हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं. सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है. Something like that.